स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम आज क्लास 11 NCERT के लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोग काल क्रम को पढ़ रहे थे, एक प्रारंभिक समाज, लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें जो काल क्रम आ रहा, क्योंकि इस बुक में NCERT में जितना भी चैप्टर आएगा उसमें सबसे पहले एक काल क्रम आएगा। काल क्रम में क्या होगा कि कौन सी घटना कब घटी और कौन सा खोज जो है प्रारंभिक मानव ने कब किया, इसकी चर्चा काल क्रम में की गई है। तो इसलिए काल क्रम को पढ़ लेने के बाद हमें क्या होता है कि उस चैप्टर का जो तिथि क्रम है, जो उसका क्रोनोलॉजी है, वह हमें पूरी तरह से समझ में आ जाता है और चैप्टर को समझने में हमें बहुत ही सहूलियत होती है। और जो आपके लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है, खास करके कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ तक कि जो IAS IPS के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर भी इस काल क्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है और इस काल क्रम से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए काल क्रम को बड़ी बारीकी से हमें अध्ययन करना होगा। तो अभी तक हमने महादेशों के आधार पर काल क्रम का अध्ययन किया है, जिसमें अफ्रीका महादेश का हमने काल क्रम देखा है, उसके बाद यूरोप का हमने काल क्रम देखा है, उसके बाद एशिया महादेश और दक्षिण एशिया, इस 4 महादेश का 4 पार्ट का हमने काल क्रम देखा है। और अब हम उस काल क्रम को आगे बढ़ाकर आज हमारा प्रयास होगा कि हम चैप्टर की भी शुरुआत कर दें। तो चलिए हम देखते हैं आगे। हम लोगों ने देख लिया है अफ्रीका यूरोप का कालक्रम देख लिया है, उसके बाद हम लोग एशिया और दक्षिण एशिया का भी कालक्रम देख लिया है। और अब आज हम देखेंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो महादेश है, यहाँ पर प्रारंभिक मानव का किस प्रकार जो है विकास हुआ, उनके जीवन में क्या नई नई खोजें हुई और किस तरह से वो विकसित हुए, इसके बारे में हम 6 लाख वर्ष पहले से पढ़ेंगे। लेकिन ये 6 लाख तो NCERT लिखा है, इस पर चूँकि हम लोग पहले दिन से ही इसको हमारे समझ से यहाँ प्रारंभ से लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रारंभ से, इसलिए कि 6 लाख साल पहले से कह रहा है। और आपने देखा काल क्रम में ही कि 56 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जीवाश्म मिला अफ्रीका में। तो फिर 6 लाख साल पहले से शुरू करने का क्या अर्थ है? यदि हम अपने काल क्रम में 56 लाख वर्ष पहले के जीवाश्म की चर्चा कर सकते हैं, अफ्रीका में अग्नि का प्रयोग हुआ, आग का जो प्रयोग हुआ 14 लाख वर्ष पहले हुआ, तो वो भी तो 6 लाख साल पहले से 6 लाख वर्ष पहले है, वर्ष से पहले है। तो इस तरह से 14 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले की घटनाओं के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो कालक्रम से 6 लाख से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन चूँकि NCERT है और NCERT पर हम या आप इतनी आसानी से ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ दिखेगा कि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, तो वहाँ हम इसको क्लियर करते चलेंगे। और इसी के लिए आपको टीचर की आवश्यकता होती है, तो हम इसको प्रारंभ से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, प्रारंभ से 5 लाख वर्तमान से पूर्व के बीच और 5 लाख से 1.5 लाख वर्तमान से पूर्व और 1,50,000 से 50,000 वर्तमान से पूर्व और 50,000 से 30,000 वर्तमान से पूर्व। यानी ये अगर देखा जाए तो प्रारंभ से ये 30,000 वर्तमान से पूर्व के बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आपको सब्जियों के चित्र यहाँ पर दिख रहे हैं।
तो इन सब सब्जियों की खेती जो है वहाँ लगभग प्रारंभ से 30,000 वर्ष पहले, आज से वर्तमान से 30,000 वर्ष पहले लगभग सब्जियों की खेती अमेरिका महादेश में शुरू हो गई थी। और उसके बाद देखिए ये जो 50,000 से 30,000 वर्तमान से पूर्व है, इसी के बीच में ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म मिल रहे हैं। होमोसेपियंस के जीवाश्म में ऑस्ट्रेलिया, या जिसे हम कहेंगे प्रशांत महासागरीय द्वीप, यहाँ पर प्राज्ञ मानव या होमोसेपियंस के जीवाश्म में हमें 50,000 से 30,000 वर्ष पहले, वर्तमान से 50,000 से 30,000 वर्ष पहले के बीच में हमें प्राज्ञ मानव या होमोसेपियंस के जीवाश्म में ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप से हमें मिलता है। उसके बाद समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत वर्तमान से 45,000 वर्ष पूर्व मिलता है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो आज से लगभग 45,000, वर्तमान का मतलब जो अभी का टाइम है, तो वर्तमान से 45,000 वर्ष पहले आपको ऑस्ट्रेलिया में समुद्र यात्रा के संकेत मिल रहे हैं। इसके सिंबल्स हमें दिख रहे हैं हमारे इतिहासकारों को, हमारे पुरातत्वविदों को, हमारे जो पुरातत्व वैज्ञानिक है, जो पुराने समय की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, हमारे पुरातत्व वैज्ञानिक, आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट जिसे कहा जाता है, तो उन लोगों के द्वारा जो ज्ञात किया गया, पता लगाया गया, उसमें पता चला कि आज से लगभग 45,000 वर्ष पहले आपको समुद्र यात्रा का प्रमाण दिखता है। कहाँ पर संकेत दिखता है, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय द्वीप में। तो देखिए 45,000 यानी कितना साल पहले की बात है कि समुद्र यात्रा कर रहे हैं मानव। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व, यानी आज से 30,000 से 10,000 वर्ष के बीच जो है अमेरिका में होमोसेपियंस के जीवाश्म मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं? 12,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व, यानी 30,000 से 10,000 वर्ष के बीच में ही 12,000 वर्ष आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आज से 12,000 वर्ष पहले होमोसेपियंस या प्राज्ञ मानव के जीवाश्म अमेरिका में मिल रहे हैं। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में कब मिल जा रहा है, और पहले 50,000 से 30,000, आज से 50,000 से 30,000 वर्ष के बीच ही मिल जा रहा है। यानी अमेरिका से पहले ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप में हमें होमोसेपियंस या प्राज्ञ मानव का जीवाश्म प्राप्त हो रहा है, और अमेरिका में आज से 12,000 वर्ष पहले हमें ये प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया में और क्या डेवलपमेंट है इस महादेश में, तो चित्रकला, पेंटिंग्स 20,000 वर्ष पहले वर्तमान से पूर्व, यानी आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले चित्रकला का साक्ष्य हमें ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप में मिलता है। पेंटिंग्स भी स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। अब देखिए ईसा पूर्व आ गया। अब ईसा पूर्व देखेंगे। ईसा पूर्व का मतलब है कि अभी है 2025, आज से 2025 साल पहले था 0, और 0 से पहले का जो समय है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को ईसा पूर्व कहते हैं, 0 से पहले का समय। तो आप मान के चलिए कि 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच हमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप से हमारे पुरातत्वविदों को कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व, आज से अगर कहेगा कि वर्तमान से कितना वर्ष हो गया, तो इसमें 2025 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि 0 से 7,000 साल पहले की बात है ये। तो 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच अमेरिका में कुम्हरा की खेती, ये स्क्वैश, ये कुम्हरा की खेती का साक्ष्य मिल रहा है। स्क्वैश की खेती का साक्ष्य हमें 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच अमेरिका में मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हमें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है,
और यहाँ दिया है कि प्रत्येक 6 खानों से एक तिथि को लीजिए और उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिए उस तिथि की प्रक्रिया घटना का महत्व रहा होगा, इस पर विचार विमर्श कीजिए। मतलब कि ये जो खाली कॉलम है इसके बारे में कह रहा है, तो इसके बारे में चूंकि आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें एक तरह से एक रिसर्च के सेंस से ये कहा गया है कि आप अपना खोज कीजिए, आप लाइब्रेरी जाइए या आप अपना जहाँ से भी हो आप रिसर्च कीजिए कि इन तिथियों को ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो देखिए 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच कुम्हरा स्क्वैश की खेती का साक्ष्य हमें अमेरिका से मिल रहा है। 6000 से 5000 ईसा पूर्व के बीच हमें दोनों महादेशों में से कहीं भी किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिल रहा। अब देखिए ये 5000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच सेम की खेती का साक्ष्य मिल रहा है, सेम जिसकी हम सब्जी खाते हैं। अब ये अगर कहेगा कि ये सेम जो है इसकी खेती हमारे भारत में भी होती है, तो भारत में होती है तो ये आया कहाँ से, तो ये अमेरिका से आया। सेम की खेती करना हम अमेरिका से सीखे, यानी वहाँ से हमने बीज का आयात किया। उसके बाद 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की घटना देखिए, कपास और लौकी की खेती का साक्ष्य मिल रहा है। ये कपास और लौकी की खेती का साक्ष्य मिल रहा है। तो कपास तो अपने यहाँ होता था, कपास हमारे यहाँ आपको पता है कि भारत पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान प्रांत है जहाँ मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती का साक्ष्य इससे भी पहले मिला। तो कपास की खेती होती थी, लेकिन लौकी देखिए सेम और लौकी यानी कदुआ जिसको बोलते हैं, ये खेती भी अमेरिका से आ रहा है, आयात कर रहा है। 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच आइए, यानी आज से इसमें 3000 में अभी 2025 वर्ष जोड़ दीजिए तो लगभग 5000 साल पहले हो जाएगा। तो गिनी पिग, उसके बाद टर्की को पालतू बनाया। और मक्का की खेती अमेरिका में होती थी, अमेरिका से ही हम भारतीयों ने मक्के की खेती करना सीखा। टर्की को पालतू बनाया और गिनी पिग को पालतू बनाया। 2 ये जानवर है, एक जानवर है गिनी पिग और एक जानवर का नाम है टर्की। ये अमेरिकी जानवर है और इसको अमेरिका में जो है जानवरों को पालतू बना रहा 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच। उसके बाद 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच की घटना देखिए, आलू। देखिए आलू भी आ रहा अमेरिका से, हमारा भारतीय सब्जी नहीं है। ये मिर्च, ये भी अमेरिका से आ रहा है। कैसावा, मूंगफली की खेती, ये मूंगफली, लामा और एल्पेका को पालतू बना। ये लामा और एल्पेका को पालतू बना रहा। लामा भी एक जानवर है और एल्पेका भी जानवर है। तो देखिए गिनी पिग टर्की को पालतू बनाया 3000 से 2000 ईसा पूर्व में, और 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में यह लामा और एल्पेका को पालतू बना रहा। और उसके बाद ये 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में खेती कौन कौन सा प्रारंभ हो रहा है वहाँ पर, तो आलू की खेती का साक्ष्य मिल रहा है, मिर्च की खेती का साक्ष्य, कैसावा की खेती का साक्ष्य और मूंगफली की खेती का साक्ष्य। यानी इसे लौकी और सेम और कुमरा के बाद देखिए तीन जो खाद्य पदार्थ है उसकी खेती पहले हो रहा है। और ये 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में आलू, मिर्च और कैसावा, मूंगफली की खेती का साक्ष्य हमें अमेरिका से मिल रहा। और लामा और एल्पेका को भी इसी 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में अमेरिका में पालतू बनाया जा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब देखिए 1900 से 1800 के बीच खाली है, 1800 से 1700 के बीच भी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, 1700 से 1600 के बीच कोई साक्ष्य नहीं है, 1600 से 1500 के बीच कोई साक्ष्य नहीं है,
1500 से 1400, 1400 से 1300 और 1300 से 1200, यानी हम कहेंगे कि 1900 से 1200 ईसा पूर्व यानी 700 वर्षों के अंदर हमें कोई नया साक्ष्य न ही अमेरिका महादेश में दिख रहा है और न ही ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, और एक भेड़ जैसे एक जानवर का साक्ष्य में दिख रहा है इस 700 वर्षों के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1200 से 1100 ईसा पूर्व में अमेरिका में क्या साक्ष्य मिल रहा है। तो मैक्सिको खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियां, देखिए मैक्सिको की खाड़ी है अमेरिका में, अमेरिका में क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है, और इस मैक्सिको की जो खाड़ी है इसके चारों ओर क्या हो रहा है कि ओल्मेक लोग, वहाँ की एक जनजाति है जिसको ओल्मेक कहा जाता है, तो ओल्मेक लोगों की बस्तियाँ मिल रही है 1200 से 1100 ईसा पूर्व के बीच में। यानी मानव अब चूँकि खेती करना तो पहले ही सीख गया, तो स्वाभाविक रूप से अस्थायी रूप से घर बनाना भी पहले ही सीख लिया होगा, लेकिन 1200 से 1100 ईसा पूर्व के बीच का साक्ष्य मिल रहा है मैक्सिको की खाड़ी के चारों ओर मिल रहा है, खाड़ी के चारों ओर, और ये ओल्मेक लोगों की बस्तियाँ। उसके बाद मंदिर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रारंभिक मंदिर मिल रहे हैं, शुरू के मंदिर अमेरिका में। उसके बाद मूर्ति शिल्प मिल रहे हैं, मूर्ति शिल्प उसको कहा जाता है जो वस्तुएं हाथ से बनाई जाती है, तो ऐसी मूर्ति मिल रही है जिसको हाथ से बनाया जाता था। तो इस तरह से प्रारंभिक मंदिर, मूर्ति शिल्प और मैक्सिको खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियों के साक्ष्य में 1200 से 1100 ईसा पूर्व के बीच अमेरिका महाद्वीप पे मिल रहा है, और 1200 से 1100 ईसा पूर्व के बीच ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप में क्या मिल रहा है, तो पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में बस्तियां मिल रही है। दोनों स्थल है ऑस्ट्रेलिया के, स्थान है। पोलिनेशिया भी ऑस्ट्रेलिया के ही एक स्थान है और माइक्रोनेशिया भी ऑस्ट्रेलिया के ही एक स्थान है, और इस दोनों स्थानों पर आपको बस्तियों के साक्ष्य मिल रहे हैं, और ये 1200 से 1100 ईसा पूर्व के बीच की बस्तियां हैं ये। तो ये देखिए ये दोनों बातें समान है लगभग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महादेश में। 1100 से 1000 ईसा पूर्व के बीच कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, और 1000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच अब देखिए स्क्रिप्ट आ गया। अमेरिका महाद्वीप में चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इसको कहेंगे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इसको कहेंगे। तो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का साक्ष्य 1000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच अमेरिका महाद्वीप में मिल रहा है। और ये चित्रात्मक लिपि क्या होता है, तो जैसे हम जानते हैं कि लिखना, आज जैसे ये आपका देवनागरी लिपि लिखा हुआ है और यहाँ पर रोमन लिपि में हमने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखे हैं इस वर्ड को, तो ये एक ऐसा लिपि है जिसको लिखा जाता है। लेकिन ये चित्रात्मक लिपि ऐसा है जिसमें हमारे पास कोई लेटर नहीं है इस तरह का। हम लेटर के जगह एक चित्र बना दे रहे हैं, एक पिक्चर बना दे रहे हैं, और उस पिक्चर के हाव भाव को देख करके हम समझ रहे हैं कि आखिर ये पिक्चर कहना क्या चाह रही है। तो इस तरह से 1000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच अमेरिका महाद्वीप में चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का हमें साक्ष्य मिल रहा है, और उसके बाद 900 से 1 ईसा पूर्व तक के बीच का हमें कोई साक्ष्य नहीं दिखाई देता है। हालांकि इसके बीच में घटनाएं घटी, लेकिन ये जो घटनाएं घटी इसको हम क्या करेंगे कि ये चूँकि ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिकल एज है, तो इस समय चूँकि लिखना पढ़ना लोग जान गए थे इस समय, तो लिखना पढ़ना जान गए से तो हम ग्रंथों में पढ़ करके हम इस समय के घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। लेकिन ये सब चूँकि लिखी नहीं जाती थी, ये पूरा तात्विक अवशेष मिला है, ज़मीन के नीचे धंसा हुआ, किसी बड़ा सा टीला के नीचे धंसा हुआ एविडेंस मिला है, और उसके आधार पर ये कालक्रम जो है निर्धारित किया गया है कि हमें क्या मिला है। लेकिन अब हमारे पास लिटरेचर आ जाएगा तो हम लिटरेचर पढ़ के इस समय के इतिहास को जान जाएंगे। तो यहाँ हमको कालक्रम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है जिसको एक लाइन में नहीं हटेगा। लेकिन ये सब रेयर घटनाएं, ये रेयर घटनाएं हैं
ये इस तरह की घटनाएं हैं जो कि यूनिक है अपने आप में। क्योंकि मानव जो है अभी समझिए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में आया और उसके बाद में किस तरह से गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में रहते हुए और आज किस तरह से अपना लिपि तक, चित्रात्मक लिपि तक को डेवलप कर रहा है, बस्तियां बना रहा है, खेती करना सीख रहा है, जानवरों को पालतू बना रहा है। तो ये सब जो डेवलप हो रहा है, जो शुरुआती विकास है मानव का, उसके लिए हमने कालक्रम यहाँ पर लिया और अब हमारे पास एक विस्तार से लिटरेचर आ जाएगा जिसको पढ़ के हम इस समय के इतिहास को जान जाएंगे, चाहे वो अमेरिकी महाद्वीप का इतिहास हो या फिर ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप का इतिहास हो। तो इस तरह से इसके बीच का कोई कालक्रम में कुछ नहीं चर्चा किया। उसके बाद आगे देखते हैं। अब चलिए, अब हमारा हो जाता है चैप्टर स्टार्ट। अब पीछे जो कालक्रम का आपका लेक्चर था, तो आप उसको बार बार रिपीट करके यदि सुनेंगे लेक्चर को तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद आपको चैप्टर समाप्ति के बाद हम जो है आप लोगों को व्हाट्सएप पर इस चैप्टर का जो PDF है, PDF हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पर, जिसको पढ़ के भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप लेक्चर को सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है लेखन कला और शहरी जीवन। अब पहला जो चैप्टर था समय की शुरुआत से, लेकिन यहाँ पर लेखन कला और शहरी जीवन से इस पहले चैप्टर का शुरुआत किया है। मतलब NCERT में क्या किया है कि थोड़ा सा संशोधन किया है। जो हमारा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है और भारत का जो पुरातत्व विभाग है, देखिए 2 विभाग के अंदर आता है। इतिहास का जो पाठ्यक्रम है या इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हैं, पहले की जो भी घटनाएं हैं, उसको प्रमाणित करने का कार्य जो है भारत का पुरातत्व विभाग करता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करता है। और ये जो विभाग है ये भारत के संस्कृति मंत्रालय में आता है। तो उन लोगों ने मिल करके जो भी है हमारा जो सिलेबस तय करता है, उसने लेखन कला और शहरी जीवन से हमारे पहले चैप्टर का 11th क्लास के पहले चैप्टर का शुरुआत किया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं इत्मीनान से। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। ये पहला जो लाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में है। अगर कहा जाए कि दुनिया में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई, तो आप उसका जवाब देंगे मेसोपोटामिया। अब सवाल उठता है कि इस पृथ्वी का जो मानचित्र है उसमें मेसोपोटामिया कहाँ है? तो देखिए, फरात, ये यूफ्रेट्स इसको लिखा है लेकिन इसको फरात पढ़ेंगे, और दजला, इसी दजला को टिग्रिस भी कहा जाता है। तो फरात और दजला या दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल कौन सा प्रदेश? मेसोपोटामिया। ये फरात और दजला नदियों के बीच स्थित है। मान लीजिए कि इधर आपको दजला नदी बह रही है और इधर फरात नदी बह रही है, तो और इधर फरात बह रही है, तो ये दोनों के बीच जो ये वाला जो ये भूभाग देख रहे हैं, जो ज़मीन देख रहे हैं, ये क्या है? ये मेसोपोटामिया है। यानी 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। अगर मेसोपोटामिया का अर्थ पूछेगा तो आप इसका जवाब देंगे 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया यहाँ लिखा भी है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस यानी मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच, मध्य का मतलब होता है बीच, और पोटैमोस यानी नदी, पोटैमोस का मतलब होता है नदी। देखिए, यूनानी भाषा का 2 वर्ड है, 2 शब्द है। एक शब्द है हमारा मेसोस, यहाँ लिख दिया है, एक शब्द है हमारा मेसोस और इसका मतलब होता है बीच या मध्य। और यहाँ पर पोटैमोस, दूसरा जो हमारा यूनानी वर्ड है ये पोटैमोस, ये इसका मतलब होता है नदी। यानी मेसोपोटामोस, मेसोस और पोटैमोस, मेसोस और पोटैमोस, ये 2 वर्ड से मिल करके मेसोपोटामिया शब्द बना है।
तो यानी नदी से, ये दो नदियों के बीच की भूमि है, नदी से मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो ये दजला और जो फरात नदी है, इसके बीच की जो उपजाऊ भूमि है उसी को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। और मेसोपोटामिया जो है आजकल कहाँ है? आजकल यह इराक गणराज्य है, जिसकी राजधानी कुवैत है। इराक की राजधानी कुवैत है, तो इराक गणराज्य का हिस्सा है कुवैत। इराक का राजधानी बगदाद है ना, एक मिनट, इराक का राजधानी बगदाद है, सॉरी, उसको कुवैत नहीं कीजिए, कुवैत एक अलग ही प्रदेश है। तो ये देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश जो है आज इराक गणराज्य का हिस्सा है। आज इराक जो रिपब्लिक है, इराक जो गणराज्य है, उसी गणराज्य का एक भाग है आज के समय में ये मेसोपोटामिया। ये और आज भी फरात और दजला नदियों के बीच में स्थित है मेसोपोटामिया, तो इराक का एक भाग है। मेसोपोटामिया क्या है? दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। सबसे पहला जो सिटी प्लानिंग है, पहला जो शहर है, वो मेसोपोटामिया में बसा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी संपन्नता, अमीरी के लिए डेवलप है, शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध है, और किस लिए प्रसिद्ध है? विशाल एवं समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी मेसोपोटामिया का जो साहित्य है, वहाँ का जो लिटरेचर है, और वो बहुत विशाल लिटरेचर है। विशाल लिटरेचर का अर्थ हुआ कि आपको वहाँ आपको लिटरेचर की, साहित्य की जो किताबें मिलेंगी, उसमें क्या होगा कि सर्वव्यापी, यूनिवर्सल उसमें अध्ययन आप कर सकते हैं। आप खगोल विद्या के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ के साहित्य में गणित के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उस समय के विज्ञान के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उस समय के सभ्यता और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं उस साहित्य में। तो विशाल एवं समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया। और किसके लिए? गणित के लिए, मैथमेटिक्स भी पहली बार मेसोपोटामिया में आ रहा है। और खगोल विद्या, खगोल विद्या का अर्थ हुआ कि जो खगोलीय पिंड होते हैं, सूर्य, तारे और ग्रह उपग्रह जिसे हम कहते हैं, वही खगोलीय पिंड है। तो उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं, उसी के अध्ययन को हम खगोल विद्या कहते हैं। जो उसके जानकार होते हैं, उसकी ज्ञान प्राप्ति को आप कहिएगा कि आप खगोल विद्या में महारत हो गए। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको भारत की, दुनिया की सबसे पहला जो शहरी सभ्यता है मेसोपोटामिया, जो आज इराक गणराज्य का जो एक हिस्सा है, दजला और फरात नदी के बीच स्थित है, वह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता है अब वह काफ़ी संपन्न है। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ के लोगों का जीवन शहरी है। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ विशाल एवं समृद्ध साहित्य है, गणित है यहाँ, और खगोल विद्या है। आप देखिए दुनिया का पहला शहर जहाँ इतनी सारी चीज़ें, उस समय दुनिया में और कहीं शहर है ही नहीं, फिर इतनी सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से? तो मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। यानी देखिए अब जो मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है, लेखन प्रणाली का जो अर्थ हुआ कि मेसोपोटामिया में जिस लिपि में साहित्य को लिखा जाता था, मेसोपोटामिया में लिखने के जो तरीके थे और वहाँ का जो साहित्य था, वह आपको 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला है। कहाँ कहाँ फैला है? तो भूमध्य सागर के पूर्वी प्रदेशों में, हमारा जो पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फैला मेसोपोटामिया से। उसके बाद कहाँ फैला ये लेखन प्रणाली और साहित्य मेसोपोटामिया का? कहाँ फैला? उत्तरी सीरिया में फैला। सीरिया का जो उत्तरी भाग है वहाँ फैला। उसके बाद कहाँ फैला? तुर्की में फैला। और कब फैला? 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। यानी 2000 ईसा पूर्व का अर्थ हुआ कि अभी 2025 हो रहा है, और इसमें 2000 अगर जोड़ दीजिएगा तो 5204, लगभग 4025 साल पहले
क्या हुआ कि यह पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया और तुर्की में क्या हुआ कि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य जो है फैला। तो इस स्वाभाविक है, इससे 1000 साल पहले ही मेसोपोटामिया में यह डेवलप हो गया था। तो अब इन सब देशों के लोग नई नई चीज़ों को जानेंगे जिसको मेसोपोटामिया के लोग पहले ही जान चुके हैं, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। अब देखिए, मिस्र एक देश है जो मेसोपोटामिया का आपको पड़ोसी देश है, और मिस्र के जो राजा होते हैं वहाँ के राजा को फराओ कहा जाता है। मिस्र के राजा को, मिस्र का जो राजा होता है उसको क्या कहा जाता है? फराओ। जैसे भारत के राजा को हम उस समय क्या कहते थे? उस समय महाराजा, सम्राट, उसके बाद में आपको सुल्तान, बादशाह, ये सब हम कहते थे। तो उसी तरह से जो मिस्र, जो मेसोपोटामिया का जो पड़ोसी आपको क्षेत्र है, वहाँ के राजा को फराओ कहा जाता था। तो वही चर्चा कर रहा है कि ये क्या हुआ कि समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि यानी समस्त क्षेत्र यानी मेसोपोटामिया के आसपास उसके चौहद्दी में जितने भी क्षेत्र थे वहाँ के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के जो फराओ थे उसके साथ भी मेसोपोटामिया की जो भाषा है और लिपि है उसमें लिखा पढ़ी होने लगी। यानी मिस्र के फराओ भी मेसोपोटामिया की भाषा में लिखा पढ़ी कर रहे हैं, और मेसोपोटामिया के अगल बगल के समस्त क्षेत्र के जो राज्य है वहाँ पर भी मेसोपोटामिया की भाषा का प्रयोग हो रहा है लिखा पढ़ी में, और मेसोपोटामिया की लिपि का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया की जो पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और पहला ये नगरीय सभ्यता है दुनिया का। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का और लेखन कला का, लिपि का प्रचार प्रसार जो है दुनिया के बाकी देशों की तरफ हो रहा है। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। अब हम यहाँ मेसोपोटामिया के शहरी जीवन और जो लेखन कला है, जो लिखने की कला विकसित हुई मेसोपोटामिया में, तो शहरी जीवन और लिखने की कला के बीच के जो संबंध है उसको खोजने का यहाँ प्रयत्न करेंगे, और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ। सतत परंपरा मतलब कंटिन्यू जो लिखने की परंपरा जारी रही उसका क्या फल जो है हमें प्राप्त हुआ। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, नीचे विवरण देखें, सुमेर यानी मेसोपोटामिया, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मेसोपोटामिया है, ये अगर मेसोपोटामिया है तो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो इसका जो दक्षिणी भाग है उसे सुमेर कहा जाता था और अक्कद कहा जाता था। सुमेर और अक्कद इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, यानी मेसोपोटामिया का ही भाग है ये, जो मेसोपोटामिया का शहरीकृत भाग है, यानी जो शहर है मेसोपोटामिया उसके दक्षिणी भाग को हम सुमेर और अक्कद जो है कहा जाता है, कहा जाता था पहले। आज नहीं कहा जाता है, पहले कहा जाता था सुमेर और अक्कद। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। अब देखिए 2000 ईसा पूर्व के बाद एक शहर बन रहा है, महत्वपूर्ण शहर बन रहा है, इम्पोर्टेंट शहर बन रहा है बेबीलोन। तो अब क्या हो रहा है, तब दक्षिणी क्षेत्र जो है जिसको हम सुमेर और अक्कद कहते थे उसी को अब बेबीलोनिया कहा जा रहा है। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, अब ये जो असीरियाई लोग हैं मेसोपोटामिया के उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर ले रहा, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। कब करता है? ये करता है 1100 ईसा पूर्व में, ये 1100 ईसा पूर्व में कर रहा है। और बेबीलोन कब महत्वपूर्ण शहर बन रहा है? 2000 ईसा पूर्व में बन रहा है। और इसके 900 वर्ष बाद आप देखिए असीरियाइयों ने क्या किया,
उत्तर में अपना एक राज्य स्थापित कर लिया और तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन। अब देखिए, ये जो असीरिया है, यहाँ की जो प्रसिद्ध भाषा है उसे हम क्या कहते हैं? सुमेरियन कहते हैं, यानी यहाँ सुमेरी थी यहाँ की प्रसिद्ध भाषा। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, अब क्या हो गया कि चूँकि अक्कदी और सुमेर ये दोनों क्षेत्र मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में जो है, ये दक्षिणी भाग में ये आता है सुमेर और अक्कद। तो अब क्या हो रहा है कि जब पहली ज्ञात भाषा क्या है? सुमेरियन है। 2400 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है? जब अक्कदी भाषा के लोग यहाँ आ गए, अक्कद भी तो इसी के बगल में है, सुमेर के बगल में, तो अक्कदी भाषा के लोग जब यहाँ आ गए तब अक्कदी ने क्या किया कि सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। तब सुमेरी भाषा लगभग समाप्त होने लगा और वहाँ के लोग अब अक्कदी भाषा बोलने लगे। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 3336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। देखिए, ये आपको लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास ये अक्कदी भाषी लोग जो है आपको मेसोपोटामिया में आपको क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं और ये सुमेरियन को हटा करके अक्कदी भाषा बोलना शुरू कर रहे हैं। और ये 336 ईसा पूर्व, लगभग 2100 वर्ष बाद की बात है। इस समय तक अक्कदी भाषा जो है आपको सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि आप आप नेपाल के रहने वाले हैं या फिर बंगाल के रहने वाले और बिहार में आके रहने लगिए, तो यहाँ के भाषा को आप थोड़ा सा क्या होगा, कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप में बंगला टोन भी होगा आपके बोली में और यहाँ का भी जो भाषा है उसका भी टोन मिलता जुलता होगा, तो क्षेत्रीय परिवर्तन इसी को कहा जाता है। तो ये जो अक्कदी भाषा है ये सिकंदर के समय तक 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय लोकल चेंजिंग के साथ फलती फूलती रही और 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। अब देखिए, भाषा में देखिए सबसे पहले कौन आया? सुमेरियन भाषा। गौर करते जाइएगा, सुमेरियन भाषा। इस भाषा का स्थान कौन लिया? अक्कदी भाषा। कब लिया? 2400 ईसा पूर्व में। यह अक्कदी भाषा कुछ लोकल चेंजिंग के साथ कब तक चलते रहा? सिकंदर के समय 336 से 323 बीसी तक चलते रहा। अब ये 336 और 323 बीसी तक ये अक्कदी भाषा चल रहा है और अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि और पहले 1400 ईसा पूर्व से ही धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हो गया। अब इसी में एक नया भाषा आ जा रहा है, अरामाइक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये अरामाइक, अक्कदी और सुमेरियन इसको कहने के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस दिन आप कोई बड़े कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाइएगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ, आखिर सुमेरियन, अक्कदी और अरामाइक, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को आज नहीं समझते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसलिए इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये 1400 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था अरामाइक भाषा, प्रवेश हो गया, एंट्री हो गया इस भाषा का, और यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। अब ये एक और भाषा आ गया, हिब्रू। ये जो अरामाइक भाषा है ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। ये सब मेसोपोटामिया के आसपास के क्षेत्रों की भाषाएं हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली थी कौन भाषा? ये अरामाइक भाषा। अरामाइक भाषा यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। देखिए, ये 1000 यानी कहने का मतलब है ये 1400 ईसा पूर्व में 1400 बीसी में क्या होता है कि अरामाइक भाषा का प्रवेश होता है। अरामाइक भाषा का क्या होता है? का प्रवेश होता है। अरामाइक भाषा का प्रवेश होता है और उसके बाद क्या होता है, ये आज उसके बाद ये जो भाषा है ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है।
किससे मिलती जुलती है? हिब्रू भाषा से ये मिलती जुलती है। अरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। और ये समझिए कि 1000 ईसा पूर्व के बाद यानी 400 वर्ष के बाद ये व्यापक रूप से बोली जाने लगी ये अरामाइक भाषा। और यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आज भी इराक के कुछ भागों में अरामाइक भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या इसको हमें क्या करें, कल के लेक्चर में ले लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर लेंगे तो फिर आपको 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो होने पर आप उसको ठीक से देख भी नहीं पाएंगे। तो छोटा छोटा टॉपिक के रूप में हम इसको लेते चलेंगे। तो ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो जो चीज़ हम लिखते गए हैं उसको जो है से आप एक नोट्स वगैरह भी बनाते चलिएगा। हालांकि लास्ट में आपको PDF हम इसके नोट्स का पूरा शॉर्ट नोट्स का आपको भेज देंगे, जो पढ़ लेने से आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट आ जाएगा। लेकिन NCERT का एक एक कंटेंट, एक एक लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं, आपसे कुछ छूटता नहीं है और इसको बार बार रिपीट कर लेते हैं तो आप इसको महारत हासिल हो जाएगा 11th क्लास के हिस्ट्री में। और सभी क्लास के हिस्ट्री में अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 90% आपका काम NCERT से हो जाता है। 10% ही सिर्फ आपको अलग से प्रयास करना होता है। तो इस तरह से चलिए आज हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। और आप लोगों से फिर ये आग्रह करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइबर्स को जितनी तेज़ी से बढ़ाएंगे तो फिर हमें भी थोड़ा सा इसमें मन लगेगा कि आप लोगों के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो आपकी जब तक नौकरी चाकरी नहीं हो जाती है तब तक हम जो है इसको जारी रखें। और जैसा कि हम बोले भी है कि इंटर का एग्ज़ाम होने के बाद हम एक प्रतियोगिता परीक्षा का स्पेशल ऐसा बैच चलाएंगे जो आपके लिए हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।